हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास सोशल साइंस एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए है। और इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, आपका एग्जाम सितंबर में है, तो आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए, क्योंकि जो है सीटेट पेपर में जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन एसएसटी के करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या क्या चीज़ें शामिल है? गतिविधि, चर्चा, प्रयोग और वर्णन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो देखिए यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में गतिविधि भी शामिल है, चर्चा भी शामिल है और प्रयोग भी शामिल है, लेकिन वर्णन नहीं है। वर्णन नहीं होगा, सो आप डी वाला ऑप्शन काट दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन और भी दिए गए हैं, विकल्प दिया गया है कि ए तथा बी सही हैं। तो देखिए, यहाँ सी नहीं दिया गया है। उसके बाद सी तथा डी सही है, तो डी तो काट दीजिए, डी होगा नहीं। उसके बाद देखिए, अगला वाला थर्ड वाला ऑप्शन है कि ए बी तथा सी सही है, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सी तथा डी सही है। तो डी जिस ऑप्शन में है उसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो सी, ए बी तथा सी सही है। यानी वर्णन छोड़ के सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान परियोजना पद्धति में शामिल हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, अगला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब कथन क्या कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कोई औद्योगिक कार्य करते हैं, कोई उद्योग धंधा अपनाते हैं, तो ये शहरी पलायन को कम कर सकता है। क्योंकि जब अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे तो क्यों शहर में लोग जाएंगे? भाई क्यों जाएंगे? 200, 300, 400, 600 किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर क्यों जाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कारण आर दिया गया है कथन कि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, तो एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब लोग कृषि का कार्य करके खाली हो जाते हैं तो 2-3 महीने के लिए सोचते हैं लाओ थोड़ा हम जो है और पैसे जुटा लें, शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जैसे बुआई जुताई के बाद जो लोग खाली हो जाते हैं, कृषक लोग, कोई काम नहीं रहता है, तो देखिए ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोग शहरों के लिए पलायन कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही दोनों है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। अब कथन आ रहा है कि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। तो देखिए, यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे का जो है ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि पहले वाले में दिया गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद सेकंड है कि ए सही है और आर दोनों गलत है। ए और आर जो है दोनों गलत है, सेकंड वाले ऑप्शन में कहा गया है। थर्ड है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो बिल्कुल हाँ, यही वाला आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया विश्लेषण पक्ष को आंकते हैं? यानी कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पक्ष को आंकते हैं? अब ए है, वे राष्ट्रीय पाठचर्या उद्देश्य क्या जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है? उसके बाद सेकंड है कि इतिहास की गतिविधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में सहायक हैं। देखिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि आपके द्वारा दिए गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पे ई भी दिया गया है कि भरूण क्या है और किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है। अब सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो पहले में दिया गया है कि ए बी और डी सही है, तथा सेकंड है ए ओ सी और ई सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि केवल ए बी सी डी सही है या फिर केवल बी सी डी ई सही है। बताइएगा कौन सा सही है। तो यहाँ देखिएगा कि वे राष्ट्रीय पाठचर्या
दिनचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित यानी उपार्जित किया जा सकता है, तो ये आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंध अध्ययनों के शोध में सहायक हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ए बी तो आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कि विविध भारती कार्यक्रमों में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि आपके द्वारा दिए गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए, ये भी सही है। तो आपका ई वाला भी नहीं सही है, तो ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। देखिए ए बी और डी किस ऑप्शन में है आपका, तो देखिए ए बी और डी ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला ये भी है। अभिकथन ए, तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्योंकि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। कारण आर दिया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन कहा जा रहा है यहाँ पे कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो भाई दोनों सही है और दोनों का मैच भी हो रहा है, यानी जब जो अंतर्मुखी बालक होंगे वो उनसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो खुलकर बात करेंगे शिक्षकों से। तो ये जो है प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता भी करेगा। सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिएगा, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो पहला है रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। सेकंड है सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। थर्ड वाला ऑप्शन है समालोचनात्मक सोच कौशल की वृद्धि तथा विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार। तो देखिए यहाँ पे कि निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार डॉट डॉट से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे भाई, किस क्रांति से लिए गए थे, किस देश से लिए गए थे, बताइएगा। कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार जो है तो ये डॉट डॉट से लिए गए थे। पहला वाला ऑप्शन है रूसी क्रांति से, सेकंड है मैग्ना कार्टा से, थर्ड है अमेरिकन क्रांति से तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति से। तो देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार जो हैं ये लिए गए थे अमेरिकन क्रांति से। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं, बताइएगा। पहला वाला ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखिए तब बताइए। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। सेकंड है कि आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों के एक प्रति आरोपी को दी जाती है। थर्ड है कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। या फिर डी है कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। अब यहाँ पे भी जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला वाला विकल्प है कि केवल ए, बी तथा डी सही है, या फिर केवल बी, सी तथा डी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है ए, बी, सी तथा डी सभी सही हैं, या ए, बी तथा सी सही है। तो देखिए यहाँ पे
देखिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे कि मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल चलाया जाता है। उसके बाद बी है कि आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। थर्ड है कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। या फोर्थ दिया गया है कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी नहीं होगा। ए, बी और डी, तो देखिए ए, बी और डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग मूल्यांकन करना हो? बताइएगा। रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे भी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है कि सी और डी, ए तथा डी, ए तथा बी तथा सी। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग मूल्यांकन करना हो। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा पोर्टफोलियो, यानी सी तथा डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर भारत में कि आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? पूर्वी भारत में, नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में, थर्ड वाला ऑप्शन है उत्तर भारत में तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है दक्षिण भारत में। बताइएगा किस क्षेत्र में जो है तो भारत के आदिवासी समुदायों की सघनता सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिमी भारत में। अगला वाला क्वेश्चन चलिए करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? अब सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे आपको। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन। सेकंड है कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग। थर्ड है एकल विचारधारा की प्रमुखता तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? अब सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि सामाजिक विज्ञान में कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। बी है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ देखिएगा, ए सत्य है किंतु बी असत्य है, ए असत्य है किंतु बी सत्य है, या फिर ए और बी दोनों सत्य हैं या ए और बी दोनों असत्य हैं। बताइएगा। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। होनहार, केवल होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है प्राकृतिक विज्ञान, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है और जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो आपका दोनों गलत हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों असत्य हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे
सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? समसामयिक घटनाओं को, प्रचलित परिवर्तनों को समकालित करने के लिए मानी जाती है। या अगला है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए मानी जाती है। या केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए मानी जाती है। केवल, देखिएगा ध्यान से, टैग वर्ड देख लीजिएगा। डी है कि शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन के लिए। बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? तो पहले वाले ऑप्शन में कहा गया है कि ए, बी और सी सही हैं। सेकंड में है कि ए और बी सही हैं। सी है केवल ए तथा केवल ए और डी। तो यहाँ देखिए कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समकालित करने के लिए मानी जाती है तथा पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी है कि शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन के लिए। तो ए और डी, देखिए ए और डी किस ऑप्शन में है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन ए क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे अभिकथन ए है कि सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। आर है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो पहला है ए सही है, केवल आर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है तथा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए सामाजिक विज्ञान में ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, तो ए सही है। आर देखिए कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बताइएगा। लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, या फिर लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, या फिर सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत। सही विकल्प का चयन करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए पहला है ए, बी, सी तथा डी सही है, बी तथा डी सही है, ए तथा बी सही है, या ए, बी तथा सी सही है। तो यहाँ देखिए कि लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो लोग समान और स्वतंत्र हैं, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद लोग धनी और समृद्ध होते हैं, ये भी सही होगा। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तथा डी है कि सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ए, बी, सी तथा डी दोनों, तीनों, ये चारों सही हैं। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे नीचे दिए गए स्तंभों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। चर्चा, अब इसके आगे दिया गया है भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, अवलोकन, तार्किक संबंध बनाना, नियामक सरोकार, रिपोर्टिंग, वर्णन चित्र, पठन और आरेखन, स्पष्टीकरण, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना।
अब यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ पहला दिया गया है, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला। सेकंड वाले ऑप्शन में है कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा तथा डी का पहला। थर्ड है कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यहाँ देखिए कि ए का चौथा, बी का दूसरा तथा सी का पहला, डी का तीसरा। बताइएगा कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए कि चर्चा, तो चर्चा में क्या हो जाएगा, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। ठीक है, तो ए का कौन सा हो जाएगा, चौथा, ए का चौथा। अब बी का पूछा जा रहा है, तो बी का हो जाएगा अवलोकन में रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र, पठन और आरेखण। बी का तीसरा, सी का पहला, सी का हो जाएगा पहला, नियामक सरोकार, संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, स्पष्टीकरण में तार्किक संबंध बनाना। तो देखिए यहाँ पे कि ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला तथा डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर थर्ड में है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है और घर की सफाई भी करती है तथा झाड़ू पोछा, ये सारी क्रियाएं जो है तो लता खुद करती है। इसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। अब इन सभी कार्यों को क्या कहा जा सकता है भाई। कि लता इतना सारा काम कर रही है, सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है, घर के बाहर वह खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, घर की सफाई भी करती है, झाड़ू पोछा भी करती है। इसके पश्चात वह चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सभी कार्यों को हम कहेंगे दोहरा बोझ। देखिए यहाँ पे दोहरा बोझ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। इन सभी कार्यों को क्या कहा जाएगा, दोहरा बोझ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डाट डाट को भी निर्धारित करता है। तो किसे और निर्धारित करता है, लोगों और सरकार के बीच संबंध को या पड़ोसी और सरकार के बीच संबंध को। तो बताइए, पड़ोसी और सरकार के बीच, भाई सरकार के बीच संबंध तो सभी लोगों के होंगे ना कि पड़ोसी के। नेक्स्ट है कि लोगों और कंपनियों के बीच संबंध को, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पड़ोसी देशों के बीच संबंध को। तो यहाँ देखिए कि संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डाट डाट को भी निर्धारित करता है। तो यह लोगों और सरकार के बीच के संबंध को भी निर्धारित करता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। तो जो क्या कहलाती हैं, कैसी दवाइयाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन दिया गया है जेनेरिक दवाइयाँ, प्राचीन उपचार, आनुवांशिक दवाइयाँ तथा वैश्विक ब्रांड। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में ये कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनेरिक दवाइयाँ, यानी जो सस्ती दवाइयाँ हों उन्हें निर्धारित करना चाहिए, उन्हें ही हम जेनेरिक दवाइयाँ कहते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे, प्राचीन उपचार, आनुवांशिक दवाइयाँ तथा वैश्विक ब्रांड। तो ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा, आपका हो जाएगा जेनेरिक दवाइयाँ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आइए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं। तो ऐसे किसान क्या कहलाते हैं, जिनकी ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं
और उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है, लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, तो ऐसे किसान क्या कहलाएंगे? पहला वाला ऑप्शन है सीमांत किसान, सेकंड है प्रवासी श्रमिक मजदूर, थर्ड है कृषि मजदूर, तथा ऑप्शन नंबर डी है छोटे किसान। तो देखिए, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, यानी उनके पास भूमि ही नहीं है, लेकिन उनकी जीविका क्या है? वो कृषि है, तो ऐसे लोग कहलाएंगे कृषि मजदूर। छोटे किसान तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर छोटे किसान होते, थोड़ा बहुत उनके पास ज़मीन होती, सीमांत किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, और प्रवासी श्रमिक मजदूर तो ये एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, लेकिन ऐसे किसानों को कहा जाएगा कृषि मजदूर, यानी ये दूसरों की खेती करके अपना काम, अपना घर का जो है गुजर बसर करते हैं, अपने घर की जो है रोजी रोटी चलाते हैं। तो ऐसे किसानों को हम क्या कहेंगे? कृषि मजदूर। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, यहाँ पे जो है विकल्प भी दिया गया है। पहला वाला विकल्प है कि केवल ए बी और सी सही है, केवल बी सी डी सही है, या फिर केवल ए और बी सही है, या केवल बी और सी सही है। देखिए, विकल्प भी दिया गया है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी प्रवासी श्रमिक मजदूर कहलाएंगे और कृषि मजदूर। अगर मान लीजिए ये विकल्प नहीं दिया गया रहता तो सबसे सटीक ऑप्शन आपका बनता था ऑप्शन नंबर थर्ड, लेकिन यहाँ पे जो है विकल्प भी दिया गया है, तो बी और सी ये तीन दोनों सही होगा। सीमांत किसान और छोटे किसान ये नहीं होंगे। सो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि बी और सी ये दोनों सही है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? पहला है भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत, या सेकंड है कि एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, थर्ड है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो सबसे प्रासंगिक संसाधन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। विविधता विषय पर कार्य कर देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। अब निम्नलिखित समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, ये विकल्प सबसे सही होगा, या फिर विषम यादृच्छिक समूह जो कि खेल पर आधारित हो, या नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार आगे से पीछे के क्रम में, विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर फोर देखिए यहाँ पे कि आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। तो यहाँ देखिए कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। अब निम्नलिखित समूह निर्माण का कौन सा तरीका उस शिक्षिका द्वारा सही होगा, सबसे उचित होगा? तो देखिए सबसे उचित तरीका उस शिक्षिका का होगा कि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? ए है शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई, बी है कि प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है, सी है कि निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करे, तथा ई है कि जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप की प्रभावित करने का एक मुख्य कारक चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है।
तो पहले वाले विकल्प में कहा गया है केवल ए बी डी ई सही है। सेकंड है कि केवल ए सी डी ई सही है। थर्ड है कि केवल ए बी सी डी सही है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बी सी डी ई सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी डी ई सही है। सी जो है तो सी नहीं सही होगा। निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए, ये नहीं सही होगा। बाकी आपका जो है ए बी डी और ई ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है और यह बच्चों को मुख्यतः डांट डांट के द्वारा सिखाता है। याद करना, तर्क करना, अवलोकन करना या फिर कल्पना करना। तो देखिए कि कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है और यह बच्चों को मुख्यतः अवलोकन करना सिखाता है। अवलोकन जो है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। आपके क्षेत्र में भूकंप आया है और आप भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक और सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। पहला वाला ऑप्शन है परियोजना विधि। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है खोजबीन पूछताछ विधि। तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि। तो देखिए यहाँ पे जब आपके क्षेत्र में भूकंप आया हो और वहाँ पे भूकंप पीड़ित व्यक्ति हों तो उनकी वास्तविक एवं सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सबसे अच्छी विधि जो होगी वो सर्वेक्षण विधि होगी। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो किस प्रकार के आरक्षण जो है तो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो पहला है भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ये समानता का उल्लंघन नहीं करता है। या फिर नेक्स्ट है राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरियां देना या किसी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपचार देना। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से कि भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन पहला हो जाएगा, देखिए भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला वाला ऑप्शन देखिए कि राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरियां देना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी उल्लंघन कर रहा है। थर्ड है कि किसी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपचार देना, तो ये सही हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ वाला भी देख लीजिए कि जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरी देना, बाकी राज्यों को नहीं देना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन ये है कि अभिकथन ए और कारण आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अब अभिकथन ए कह रहा है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। नैतिक मूल्य तो पढ़ाए भी जा सकते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो पहला है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सेकंड है ए तथा आर दोनों असत्य हैं। थर्ड है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई।
ये आपका नहीं होना चाहिए। नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन केवल सामाजिक विज्ञान विषय में ही आपके नैतिक मूल्य पढ़ाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो कि किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। पहला है कि लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना। सेकंड है कि लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना। सी है कि लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। देखिए यहाँ पे अब सही विकल्प भी यहाँ पे दिया गया है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए पहला वाला ऑप्शन है ए तथा सी, बी तथा डी, ए तथा बी या फिर बी तथा सी। कौन सा सही होगा बताइएगा, बताइए भाई कौन सा सही होगा आपका। तो देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। तो लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना ये है, ये नहीं है। उसके बाद लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, ये सही हो जाएगा। तथा लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। उसके बाद डी है कि लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे देखिए बी सही हो जाएगा कि लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना और लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा बी तथा डी। तो बी तथा डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर में लिख भी दिए जाते हैं। ऐसे नियम जो बनाने को कहती है शिक्षिका, ये नियम चार्ट पेपर में लिख भी दिए जाते हैं और सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति भी देते हैं। यानी कक्षा के सभी बच्चे जो होते हैं वो इन नियमों के पालन की सहमति भी देते हैं और यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। अब इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रासंगिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला है प्रजातंत्र, सेकंड है बाजार, थर्ड है विविधता तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है हाशियाकरण। तो देखिए ये गतिविधि कहलाएगी प्रजातंत्र, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे उन नियमों का पालन कर रहे हैं भाई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। सेकंड है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। थर्ड है विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना तथा डी है कि विद्यार्थियों को आंकना। तो नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य क्या है बताइएगा। पहले में दिया गया है डी और सी सही है, ए और बी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या फिर बी सी और डी सही है। बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। अब यहाँ देखिएगा दिया गया है कि विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, तो ये नहीं होगा, और विद्यार्थियों को आंकना ये भी नहीं होगा। सो आपका ए और बी, तो देखिए ए और बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर
सेकंड में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।